हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम आइसोबैरिक प्रोसेस से। आइसोबैरिक प्रोसेस की डेफिनेशन कहती है कि इट्स अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ओके, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रेशर। यहाँ पे आइसो जो शब्द है वो सेम के लिए है और बैरिक इज रिलेटेड विद द प्रेशर। So isobaric process means the thermodynamic process which is takes place at a constant pressure is called as isobaric process. Okay, तो और isobaric process में जो प्रेशर होता है हमारे सिस्टम का वो रहता है कांस्टेंट। यहाँ पे जो चेंज इन प्रेशर रहेगा वो रहेगा हमारा ज़ीरो। ओके, द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, दैट्स वाई डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्रेशर इज ज़ीरो। अब इसका जो एग्जाम्पल है आइसोबैरिक प्रोसेस का वो है बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नॉर्मली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ एन आइसोबैरिक प्रेशर। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ अ वाटर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम किसी कंटेनर में वाटर रखें, ओके, और उसको हम बॉइल करें, ओके, तो एट अ कांस्टेंट, और उसका प्रेशर हम क्या करें, कांस्टेंट रखें, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम आइसोबैरिक प्रोसेस कह सकते हैं। और जो हमारे सराउंडिंग का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक तरीके से आइसोबैरिक प्रोसेस ही है, क्योंकि सराउंडिंग का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो अगर हम पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को अगर एक सिस्टम कंसिडर करें तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो दैट्स वाई द होल एनवायरनमेंट, इफ़ वी कंसिडर होल एनवायरनमेंट एज अ सिस्टम, तो उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। दैट मीन्स द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, द डिफरेंट कर्व शो द मैप प्रोवाइड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आर आइसोबार्स। ओके, अब जब भी आप मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी नक्शे आते हैं तो उसमें आपको अलग अलग कर्व्स दिखाई देती है नक्शों में। ओके, तो वो इंडिकेट करती है प्रेशर एट द रीजन। कभी कभी आपने देखा होगा कि समझ लीजिए कि कुछ इस तरीके से हमारा मैप का पिक्चर होगा, फॉर एग्जांपल। ओके, इट इज़ कंट्रीज लुक लाइक दिस, आवर कंट्रीज लुक लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा और यहाँ पे हमारा वाटर हो गया, समझ लीजिए। ओके, दैट्स अ ओशन। ओके, तो कभी कभी हमको जो भी हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी नक्शे होते हैं वहाँ पे कुछ इस तरीके की कर्व्स बनी हुई होती है। ओके, आपको कुछ इस तरीके की कर्व दिखेंगी उसके ऊपर। तो ये जो कर्व है ये एक्चुअली प्रेशर को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो इन कर्व्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार्स मीन्स व्हाट? आइसोबार्स इज मीन्स नथिंग बट अ पीवी कर्व, वो दूसरा कुछ ना होते हुए पीवी कर्व है। ओके, तो जैसे कि अब यहाँ देख सकते हैं ये हमारी पीवी डायग्राम है आइसोबैरिक प्रोसेस की। तो यहाँ पे ये जो कर्व है इसे हम आइसोबार कहते हैं। ओके, दैट कर्व इज कॉल्ड एज आइसोबार। तो ऐसी ही कर्व आपको हमारे मैप के ऊपर भी देखने को मिलती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो भी हवामान बताते हैं हमें, चाहे जो भी हमारे मौसम की जानकारी हमें बताते हैं, उस डिपार्टमेंट का के जो भी इस तरीके के नक्शों के ऊपर बनी हुई जो भी कर्व्स होती हैं, ओके, उसे हम उन कर्व्स को हम आइसोबार कहते हैं, जो कि इंडिकेट करती है प्रेशर की वैल्यू उस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, तो दैट्स जस्ट ओवरव्यू, ये जस्ट ओवरव्यू है। ओके, दैट्स कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। मेट्रोलॉजी एक स्पेशल सब्जेक्ट है फिज़िक्स में, जिसमें अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसमें MSc करना पड़ेगा। और वो होता है IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में, जो कि पूना में है। तो आप वहाँ पे मेट्रोलॉजी पढ़ सकते हो। ओके, दैट्स अ करियर, अनदर करियर ऑप्शन। ओके, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है साइंस हमारे फिज़िक्स में। ओके, तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। तो for an isobaric process, none of the quantity, internal energy, change in internal energy, heat and work is zero। तो जो भी हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस होती हैं वहाँ पे हमारे जो भी सिस्टम है हमारा, उसमें उसकी ना इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है
ना कि उसकी उसमें मौजूद हीट, और ना ही जो भी वर्क डन होता है हमारे सिस्टम का वो ज़ीरो होता है। ओके, तो यहाँ पे बस प्रेशर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट रहती है। उसके अलावा ये जो बाकी के सारे फैक्टर है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी हो गया, ओके, हीट हो गई हमारे सिस्टम की, और वर्क डन हो गया, ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं। ओके, अब आप इस कर्व में देख सकते हो पीवी डायग्राम ऑफ द आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है हमारे सिस्टम का वो चेंज हो रहा है। ओके, ए टू बी, ए हो गई इनिशियल स्टेट, बी हो गई फाइनल स्टेट। तो हमारा जो सिस्टम है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है। ओके, सो जो भी, तो ये जो पाथ है, इस पाथ को हम बोलेंगे आइसोबार। ओके, इस पाथ को हम बोलेंगे आइसोबार। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेशर की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट, वो है थ्रू आउट द प्रोसेस जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट। तो ये हो गया आइसोबेरिक प्रोसेस की पीवी डायग्राम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस। अब हमें एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वर्क डन का। थर्मोडायनामिक आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, उसे हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सेम हमारा एक सिस्टम, ओके, जिसमें जो वॉल्यूम है हमारे सिस्टम का वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हम जब भी सिस्टम की बात करते हैं, हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर, ओके, और उस जिसमें लगा हुआ था एक पिस्टन, ओके, एक मासलेस फ्रिक्शनलेस और एक मूवेबल पिस्टन, और इसके अंदर होती है हमारी गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो गैस है उसका वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज़। हमने बाहर से समझ लीजिए हीट प्रोवाइड की, या फिर बाहर से समझ लीजिए हीट प्रोवाइड की हमने, तो क्या होगा, हमारा जो पिस्टन है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसके कारण जो भी वॉल्यूम होगा हमारी गैस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो चेंज होगी। ओके, तो और बाहर से हम क्या करेंगे, बाहर से हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो समझ लीजिए हमने क्यू इतनी हीट एनर्जी अगर प्रोवाइड की, तो जो टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का, जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, जो टेम्परेचर है हमारे सिस्टम का वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बाहर से हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो समझ लीजिए कि हमारे सिस्टम का जो इनिशियल वॉल्यूम था, ओके, वो था Vi, और जो इनिशियल टेम्परेचर था वो था Ti, और जो फाइनल वॉल्यूम था जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे। तो फाइनल वॉल्यूम समझ लीजिए Vf है, हमारी गैस अब एक्सपांड होगी, और जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा Tf, और दोनों केसेस में जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू है वो रहेगी कांस्टेंट। ओके, प्रेशर की जो वैल्यू है वो रहेगी कांस्टेंट। ओके, तो dV को हम लिख सकते हैं Vf माइनस Vi। ओके, ये जो dV है दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दोनों का आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे। ओके, और कुछ इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा, W इज इक्वल्स टू P इंटू Vf माइनस Vi। ओके, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब आपको सबको ये फार्मूला पता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसमें चेंज होने वाली जो क्वांटिटी है हमारे आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो वो है वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू DV इज इक्वल्स टू nRDT। N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये कांस्टेंट है, और R जो है वो है हमारा गैस कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, प्रेशर की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है आइसोबैरिक प्रोसेस में, तो P को ही हमने जैसे कि वैसे लिखा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने dV लिखा, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे dt लिखा। और यहाँ पे dV के जगह हम लिख सकते हैं Vf माइनस Vi, और dt के जगह लिख सकते हैं हम Tf माइनस Ti, मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो बस अगर इन चीज़ों को आप यहाँ पुट करें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि dV की जगह हम लिखेंगे Vf माइनस Vi, तो P Vf माइनस Vi इज इक्वल्स टू आएगा nR, और dt की जगह लिखेंगे हम Tf माइनस Ti। तो
बस इसी को हमने यूज़ किया और इसके जगह हमने लिखा NRTF माइनस TI। ओके, तो सेम फार्मूला है, DV के जगह हम PDV के जगह हम NRDT भी पुट कर सकते हैं। ओके, तो NRDT अगर हमने पुट किया तो DT के जगह हम पुट कर सकते हैं TF माइनस TI। तो दोनों इक्वेशन ये जो दिए हुए हैं ये जो ऊपर का जो इक्वेशन है और नीचे का जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। अब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी हमारे सिस्टम की चेंज होगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ओके, इनटू CV DT। यहाँ पे CV है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये फार्मूला हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि CV इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा U बाय डेल्टा T। अब N जो है यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि दैट्स अ मोलर स्पेसिफिक हीट, इसलिए हमने यहाँ पे 1/N से डिवाइड किया है। तो CV इज इक्वल्स टू डेल्टा U अपॉन N डेल्टा T। N के लिए मैं फिर से बता दूँ, ये मोलर स्पेसिफिक हीट होने के कारण यहाँ पे 1/N का फैक्टर यहाँ पे आया हुआ है। ओके, तो इस फार्मूले को अगर हमने रीअरेंज किया तो हमें ये फार्मूला मिलता है। ओके, हमें ये फार्मूला मिलता है। ओके, हमें बस इस फार्मूले को रीअरेंज करना है, तो N डेल्टा T को इधर लेके जाना है, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू N CV इंटू डेल्टा T। अब डेल्टा T और DT जो है ये सेम है। ओके, बोथ आर द नथिंग बट अ डिफरेंस इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का फार्मूला है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो हम डेल्टा T की जगह लिख सकते हैं TF माइनस TI। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम यूज़ करेंगे हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। ओके, जो कि कहता है कि जो भी हम हीट प्रोवाइड करते हैं हम अपने सिस्टम को, वो खर्च होती है दो हिस्सों में, एक तो हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और दूसरी वर्क डन में। तो दोनों के फॉर्मूले हमारे पास है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला है, और वर्क डन का भी फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 2, और वर्क डन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, जो कि है NRTF माइनस TI। तो इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू हमें हमारे इस इक्वेशन में, जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसमें हमें पुट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TF माइनस TI जो है वो जो कि कॉमन आता है दोनों टर्म्स में, तो TF माइनस TI को हम निकालेंगे कॉमन। अब यहाँ पे N भी जो है वो कॉमन निकलेगा, तो N को हम बाहर निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा CV प्लस R, और हम ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, या फिर CP इज इक्वल्स टू CV माइनस R, CV प्लस R। तो यहाँ है CV प्लस R, CV प्लस R की जगह हम CP पुट करेंगे, और CP आप सभी को पता है ये है स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो फार्मूला है हमारा Q का फार्मूला, ये Q का फार्मूला आएगा NCP, दैट इज N इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, CP इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और TF माइनस TI है डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो इक्वेशन 3 है हमारा इक्वेशन उस हीट का जो कि हीट हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है। ओके, दैट्स अ फार्मूला फॉर Q। तो Q का फार्मूला हमारा आया NCP इंटू TF माइनस TI। ओके, अब इक्वेशन 3 जो है हमें क्या बताता है कि इक्वेशन 3 हमें बताता है कि द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस, देयरफॉर इट्स इंटरनल एनर्जी ऑल्सो चेंज। ओके, तो क्या कहता है हमारा इक्वेशन 3 कि अगर आप इक्वेशन 3 को देखोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड में है हीट, अब वो हीट जो आपने उसको प्रोवाइड की है, और इस तरफ है आपका TF माइनस TI जो कि टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा इंटरनल एनर्जी बदलेगी। ओके, तो यहाँ पे यही दिया है आपकी कि इक्वेशन 3 आपको बताता है कि आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है जब भी आप अपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करोगे। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, चेंज इन टेम्परेचर, तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपने हीट प्रोवाइड की तो जो भी टेम्परेचर है आपके सिस्टम का वो चेंज होगा। अब हम इक्वेशन 2 की तरफ 2 को देखेंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या कहता है, तो
इक्वेशन 2 हमारा कहता है कि अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। देखिए हमारा इक्वेशन 3 हमको कहता है कि अगर आपने हीट प्रोवाइड की तो टेम्परेचर चेंज होगा, ओके, टेम्परेचर चेंज होगा। और हमारा इक्वेशन 2 कहता है कि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो TF माइनस TI ये आए हैं हमारे इसके इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो बस हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये बस यही कहना चाहता है यहाँ पर कि अगर टेम्परेचर आपके सिस्टम का चेंज हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस में तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, ओके। हियर द हीट एक्सचेंज इज पार्टली यूज इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड पार्टली टू डू सम वर्क, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा यहाँ पे ना इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी का भी फार्मूला है हमारे पास और वर्क डन का भी फार्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फार्मूला है हमारा वर्क डन, इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, और ये है वर्क डन का फार्मूला। तो दोनों यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो हमारी जो भी आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी हीट हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं वो खर्च होती है सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और कुछ वर्क डन करने के लिए, ओके। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर CP। तो जो भी आपके सिस्टम की हीट चेंज होती है, ओके, जो भी हीट इन द सेंस जो भी आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है वो निर्भर करता है आपके सिस्टम के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस पर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। आप देख सकते हैं फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे CP है, ओके, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे CP टर्म है इस फॉर्मूले में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, उससे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये जो भी चेंज इन टेम्परेचर है वो निर्भर करता है आपके सिस्टम के स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ओके। वो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। आइसोबैरिक प्रोसेस की समरी बोल सकते हैं आप इसे। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मीन्स चेंज इन प्रेशर रहता है ज़ीरो, ओके, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो चेंज होता है, तो मतलब जहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो ज़ीरो नहीं रहता। उसके बाद Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इसका मतलब होता है कि जो भी एनर्जी आप बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो वो खर्च होती है वर्क डन में और आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, ओके, दैट इज़। और इंटरनल एनर्जी बदली मतलब आपके सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज होगा। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे P डेल्टा V, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम आपके सिस्टम का चेंज हो रहा है, इसीलिए वहाँ पे वर्क डन भी होगा, ओके। जब भी आपके सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन होता है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू P डेल्टा V। तो ये हो गई हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके। आइसोबैरिक प्रोसेस के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, वो है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। इसको चो नहीं पढ़ना है, इसको को ही पढ़ना है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बैरिक प्रोसेस में देख रहा कि आपने ये देखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जो होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और अब देख रहे हैं हम आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही है जो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसो यहाँ पे है सेम के लिए और कोरिक शब्द इंडिकेट करता है हमारे वॉल्यूम को। तो ऐसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसे कहते हैं हम आइसो कोरिक प्रोसेस, ओके। सो दिस इज इन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वी हैव डेल्टा V इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो ज़ीरो होता है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। अ सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक चेंज। तो जब भी आपके सिस्टम में आइसोकोरिक चेंज होगा आपका सिस्टम कोई भी वर्क करेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है P D V और डेल्टा V। तो dV का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू ही अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे जो वर्क डन की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ज़ीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका सिस्टम एनवायरनमेंट के ऊपर कोई वर्क नहीं करता, ओके। तो और उसका जो PV डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगी। जो भी PV डायग्राम है हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस की वो कुछ इस तरीके से रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रेशर है आपके सिस्टम का वो चेंज हो रहा है, ओके। आपका जो भी प्रेशर है वो यहाँ पे इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहा है, ओके। और जो भी वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम आपका फिक्स है, ओके।
तो ये होगी पीवी डायग्राम आइसोकोरिक प्रोसेस की। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज 0, ओके, हमें पता है, ओके, एंड वी हैव फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। तो आपको पता है क्यू का जो भी हमारा जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो हमारा कहता है कि जो भी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो खर्च होती है दो तरीके से, एक तो वर्क डन में और आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर वर्क डन की वैल्यू अगर 0 है, ओके, तो आपका जो भी फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जो भी Q की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी डेल्टा यू के बराबर, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q। दिस मीन्स दैट फॉर एन आइसोकोरिक चेंज ऑल द एनर्जी एडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट रिमेन्स इन द सिस्टम इटसेल्फ, ओके, एंड कॉज द चेंज कॉज एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लीजिए ये आपका सिस्टम है, ओके, इसके अंदर गैस भरी हुई है समझ लीजिए यहाँ पे, ओके, तो और आपने इसको बाहर से हीट प्रोवाइड की, तो ये सारी की सारी हीट आपके सिस्टम में जमा हो जाएगी, ओके, और जिसके कारण आपके सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, ओके। तो जो भी हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो वर्क डन में तो खर्च नहीं हो रही, तो जो भी हीट जाएगी यहाँ पर वो आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी, और टेम्परेचर अगर बढ़ा तो आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, ओके, इंटरनल एनर्जी विल बी रेज। यहाँ पे पिस्टन की जो मूवमेंट है वो रहेगी 0, ओके, तो पिस्टन की मूवमेंट 0 मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी पिस्टन की जो भी मूवमेंट है वो क्या है, वो हो नहीं रही है, पिस्टन इज स्टेडी। यहाँ पे पिस्टन जो है आपका स्टेडी रहेगा, इसलिए डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है हीटिंग ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इन अ कंटेनर, ओके। जब भी आप किसी गैस को हीट करते हो, ओके, किसी कंटेनर के अंदर, जो कि किसी कंटेनर के अंदर बंद है, उसे हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोल सकते हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल है डिफ्यूजन ऑफ गैस इन अ क्लोज चैम्बर आर द सम एग्जांपल ऑफ आइसोक्लोरिक प्रोसेस। तो समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ओके, डिफ्यूजन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक गैस भरी हुई है, ओके, यहाँ पे समझ लीजिए नीली वाली गैस भरी है, ओके, और इस तरफ भरी हुई है हमारी रेड वाली गैस, ओके। तो समझ लीजिए कि अगर आपने इस पार्टीशन को हटा दिया तो क्या होगा, ये जो गैस है ये पार्टिकल इस गैस में मिक्स होंगे और ये पार्टिकल इस गैस में मिक्स होंगे। इस प्रोसीजर को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ओके। डिफ्यूजन एक तरीके का अतिक्रमण ही है, तो पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूसरे के एरिया में घुस जाते हैं, उसे एक तरीके से अतिक्रमण ही है वो। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज़ नथिंग बट some fixed mass is enter into the another region of mass, ओके। आपका जो भी ये फिक्स मास है ये एंटर करेगा किसी दूसरे मास के रीजन में, ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर एक ये गैस क्या होगी, मिक्स होगी। तो गैस मिक्स होगी, इसका मतलब यहाँ के पार्टिकल इधर और यहाँ के पार्टिकल इधर जाएंगे, दैट इज़ डिफ्यूजन। तो ये भी प्रोसीजर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ही होती है, तो ये भी हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब हम थर्मोडायनामिक्स देखेंगे हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू तो 0 है, ओके। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमें पता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है ये डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये फार्मूला कैसे आया था पिछले एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे वर्क डन का जो फार्मूला है वो है वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, और डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो 0, तो यहाँ पे वर्क डन भी होगा 0। अब हम यूज़ करेंगे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस W। जो भी हीट आप बाहर से प्रोवाइड करते हो वो खर्च होती है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में, पर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन होता है 0, तो ये टर्म रहेगी 0। और डेल्टा यू की वैल्यू तो हमारे पास है ही, वो है एन सी वी डेल्टा टी, ओके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे सी वी मैं फिर से एक बार बताऊँगा, सी वी है यहाँ पर स्पेसिफिक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ओके। The system does not do any work, okay, and all the energy supplies to the system is converted into internal energy। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ओके, इस यहाँ पर इस टॉपिक पे या फिर इस पैराग्राफ में कि जो भी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सिस्टम को वो सिस्टम में ही रहती है, तो जिसके कारण हमारे सिस्टम का टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के कारण उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है हमारे सिस्टम की। तो यहाँ पे जो भी
हीट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो ये मिलेगा हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ओके, दैट्स इट, बस इतना ही है हमारा थर्मोडायनामिक्स हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे आएगा Q। ओके, तो ये जो फार्मूला है ये है हमारे Q का फार्मूला, ओके, हीट का फार्मूला। तो सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, वही जो मैं तीसरी बार बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये कि जो भी हीट हम प्रोसेस से प्रोवाइड करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस के टाइम, वो खर्च होगी पूरी तरीके से आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। ओके, तो अब हम देखेंगे समरी हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो जो भी आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला कि आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम होता है ज़ीरो। ओके, वॉल्यूम जो होता है हमारे सिस्टम का वो चेंज नहीं होता। ओके, तो ये है एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, अब वॉल्यूम चेंज न होने के कारण यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू है वो आती है ज़ीरो। ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, पी डेल्टा वी। वॉल्यूम चेंज नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा वी की वैल्यू है ज़ीरो, और डेल्टा वी की वैल्यू ज़ीरो होने के कारण वर्क डन यहाँ पे है ज़ीरो। ओके, तो यहाँ पे नो वर्क डन बिकॉज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं होता, ना ही हमारा सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करता है, ना ही सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी इंटरनल एनर्जी जो भी हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी की सारी खर्च हो जाती है हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। तो जो भी हमारी हीट एनर्जी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं वो बराबर रहेगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। तो जो भी एनर्जी एक्सचेंज होती है हमारे सिस्टम की सराउंडिंग के साथ, वो होती है खर्च हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। और यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो ज़ीरो नहीं होता, हमारे सिस्टम का टेम्परेचर कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, क्योंकि हम उसे बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाहर से हीट प्रोवाइड करें तो टेम्परेचर जो है हमारे सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में ध्यान में रखना है। ओके, तो आज हमने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में और कोरिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने देखा कि आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, और आइसोकोरिक जो प्रोसेस है वो होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। तो इस वीडियो में होमवर्क आपको मैं यही दूंगा कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है आइसोबैरिक प्रोसेस और कोरिक प्रोसेस के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला डिफरेंस है दोनों प्रोसेस में कि पहली प्रोसेस होती है आइसोबैरिक प्रोसेस होती है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक प्रोसेस होती है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। आइसोबैरिक प्रोसेस में जो भी प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर वो होता है ज़ीरो, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी चेंज इन वॉल्यूम होता है वो होता है ज़ीरो। आइसोबैरिक प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, और यहाँ पे जो वर्क डन होता है, सिस्टम जो भी वर्क डन करता है सराउंडिंग के ऊपर वो ज़ीरो नहीं रहता। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी वर्क डन होता है वो होता है ज़ीरो, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है आइसोकोरिक प्रोसेस में वो सराउंडिंग के ऊपर या सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करता। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो नहीं होता, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंटरनल एनर्जी का अलग से फार्मूला है, वर्क डन का अलग से फार्मूला है। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल भी आ जाएंगे। तो उसके साथ दैट्स इट, दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये आपको होमवर्क है कि आपको आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के डिफरेंस लिखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।